नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड को वंदे भारत ट्रेन को 25 मई को प्रधानमंत्री के द्वारा सौगात मिलने वाली है। ट्रेन देहरादून से नई दिल्ली के लिए और चलेगी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय समय पर राज्य को सौगात देते रहते हैं और उनके द्वारा कहा गया है कि राज्य को वंदे भारत ट्रेन की प्रधानमंत्री के द्वारा सौगात दी जानी है। साथ ही उनके द्वारा कहा गया है कि समय रहते ये सौगात राज्य के लिए बहुत ही उपयोगी है। रेल मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमको जो है वंदे मातरम जो एक्सप्रेस है उसकी सौगात मिली है। उसके मिलने से कहीं ना कहीं जो आने जाने वाले दिल्ली तक यात्रा करने वाले लोग हैं उन सभी को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। हमारे यहाँ पर यात्रा भी चल रही है, यहाँ पर पर्यटक सीजन भी चल रहा है, उस सीजन में भी और जो 12 महीने का जो काम है उस 12 महीने के काम में आने जाने वाले लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी। सबका मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी का, रेल मंत्री जी का उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने शनिवार को मोतीचूर रेंज में राजाजी नेशनल पार्क का भ्रमण किया और इस अवसर पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के वन क्षेत्र से लाई एक बाघिन को भी राजाजी टाइगर रिजर्व बैंक के मोतीचूर वन क्षेत्र में छोड़ दिया गया। और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राजाजी नेशनल पार्क का यह पर्यटन क्षेत्र हब बने हैं और वही यहां पर प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए आए हैं और इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें, इकोलॉजी और इकोनॉमी के संतुलन उनके द्वारा बनाए रखेंगे और वही पर्यटन के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जब वो प्रधानमंत्री देश के बने थे उसी समय से कहा था कि काले धन पर वो अंतिम समय तक अंतिम प्रहार करेंगे जब तक कि ये पूरा काला धन समाप्त न हो जाए। देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए उन्होंने जो ये प्रयास प्रारंभ किए हैं उसी कड़ी में ये भी काम हुआ है। 2000 का जो नोट है, लेकिन इसमें किसी को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक ये नोट बदले जा सकेंगे और प्रत्येक दिन 20,000 रुपये बदले जा सकेंगे। तो कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है और एक प्रक्रिया के तहत ये काम हुआ है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उनके नेतृत्व में आज भारत की अर्थव्यवस्था इन्हीं सब कारणों से, जीएसटी लागू होने के कारण से, नोटबंदी होने के कारण से, देश के अंदर तमाम जो आर्थिक और भौतिक रूप से जो विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ी है, सुधार आगे बढ़े हैं। आज हमारा देश विश्व की 5वीं उत्तराखंड बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आज से देहरादून में शुरू हो गई है। आपको बता दें, इसमें 2 दिवसीय बैठक में बीजेपी के नेता आगामी चुनाव को लेकर अपनी रणनीति पर मंथन कर रहे हैं और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बैठकों के माध्यम से बीजेपी अपने संगठन के कार्यक्रम और चुनावी रणनीति तय कर रही है ताकि चुनाव में उसका लाभ मिल सके। तो वहीं प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रदेश पदाधिकारी की बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को नजर में रखते हुए कार्यक्रम तय किए गए हैं। इसमें लोकसभा सांसदों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं और कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं ताकि आम जनता को बीजेपी की पकड़ जो है मजबूत और हो सके। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने 9 सालों का कालखंड पूरा किया है और इस 9 साल के कालखंड में अभूतपूर्व निर्णय लिए गए हैं। ऐसे निर्णय लिए गए हैं जो आम जनता को, सामान्य जनता को, गरीबों को, पिछड़ों को और जो समाज के अंतिम छोर में लोग रहते थे उन सबको जिन योजनाओं की आवश्यकता थी, जिन नीतियों की आवश्यकता थी, जिन कार्यक्रमों की आवश्यकता थी, वो सारे कार्यक्रम इन 9 सालों में देश की जनता को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में समर्पित किया गया है। तो उन सब को लेकर हम
जनता के बीच में जाएंगे, लोकसभा वाइज, विधानसभा वाइज, बूथ सशक्तिकरण, हमारा महासंपर्क अभियान और सरल ऐप के माध्यम से, नमो ऐप को प्रमोट करने के माध्यम से, तो ऐसे अनेकों कार्यक्रम आज संगठन के निर्धारित हुए हैं, उन सबको सफल बनाएंगे और जन जन तक जाकर, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि के अंदर से भारतीय जनता पार्टी को पिछले 2014 में 19 में पाँचों की पाँचें लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की देवतुल्य जनता ने जिताया है, उन्होंने आशीर्वाद दिया है। तो इस बार भी सबके आशीर्वाद के लिए लोगों के बीच में जाकर, और मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार देवभूमि का जो एक यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार से लोगों का उत्साह है, भारतीय जनता पार्टी पुनः पाँचों सीटें यहाँ से जीतेगी और पहले से अधिक अंतर की दृष्टि से हमारी पदाधिकारी बैठक थी और लक्ष्य एक ही रखा कि उत्तराखंड के अंदर 51% वोट, चाहे वो नगर पालिका चुनाव हो, चाहे हमारे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे बागेश्वर का उपचुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी 51% वोट मत कैसे प्राप्त कर सकती है, उस दृष्टिकोण के कार्यक्रम की रचना हमने की है। इसमें हमने मुख्य रूप से अपने सांसदों पर केंद्रित कार्यक्रम का स्वरूप दिया है, क्योंकि अब सांसद लोकसभा का चुनाव है, इसलिए सांसदों का प्रत्येक विधानसभा में जाना हो, इस दृष्टिकोण से कार्यक्रम किया। 24 तारीख को हमारी जिले की बैठकें हैं, जहाँ प्रदेश के पदाधिकारी बैठकों में जाएंगे, वहीं हमारे सांसद और मंत्रीगणों को भी हम भिन्न भिन्न जो जिले की बैठकें उनमें हमको भेजेंगे। 5 लोकसभाओं के बड़े जो कार्यक्रम होने हैं, सभाएं होनी हैं, उस दृष्टि से भी उनके स्थान बाकी सब विषय पर हमने यहाँ पर चर्चा की है। तो मैं कह सकता हूँ कल की कार्य समिति में विधिवत अनुमोदन के बाद इन कार्यक्रमों को हम विधिवत रूप से 2000 के नोट को चलन में वापस लेने के लिए घोषणा करने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस घोषणा का स्वागत किया और उनके द्वारा कहा गया कि मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान कई ऐतिहासिक फैसले लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलने वाली केंद्र सरकार के द्वारा पहले निर्णय लिए गए नोटबंदी के फैसले पर असर लगातार लोगों पर दिखाई दे रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद समय समय पर ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। पहले भी जो नोटबंदी हुई थी उसका परिणाम लगातार हम सबको देखने को मिल रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत सारे कठिन समय में भी अर्थव्यवस्था में प्रगति रुकी नहीं। जहां हम 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था होते थे, 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गए। वहीं हम देख रहे हैं कि हमारे पड़ोसी देश जो कालाबाजारी और तमाम प्रकार से भारत के लचर व्यवस्था के कारण से काला धन और तमाम प्रकार की जो तस्करियां ये सब होते थे, उसके परिणाम अब देखने को मिल रहे हैं कि भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का हाल देख लीजिए, किस प्रकार से भुखमरी हो रही है, किस प्रकार से वहाँ पर बेरोजगारी बेकारी बढ़ी है, ये हमारे सामने उसका परिणाम है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने पहले नोटबंदी करी और अभी आरबीआई ने जो निर्णय लिया है, ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनका एक कथन कि इस जो काले धन का जो व्यापार है, काले धन का जो काम है, उसको पूरी तरह से जड़ से समाप्त करूंगा, उन्होंने कहा था, वो इस दिशा में आगे बढ़ रहा है और पूरी तरह से समाप्त हो रहा है। और इस प्रकार के जो निर्णय हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ और जनता से भी अपील करता हूं कि किसी को कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक के बीच में प्रत्येक दिन के हिसाब से कहा है कि 20-20 हज़ार रुपये प्रत्येक दिन जो है बैंकों में जमा होकर उनके नोटों को बदला जा सकेगा। तो कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, इसने कोई आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट के चलन को बाहर करने की शुक्रवार को ये घोषणा की। हालांकि 2000 के नोट को बैंकों में जाकर 30 सितंबर तक जमा या बदल सकते हैं। आरबीआई ने शुक्रवार शाम को जारी एक बयान में कहा कि अभी चलन में मौजूद 2000 रुपए के नोट 30 सितंबर तक वैध मुद्रा में ही चलेंगे और इसी के साथ आरबीआई ने बैंक से 2000 रुपए के नोट देने के लिए तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के लिए कहा गया। और इस पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि 2000 के नोट बंदी के लिए केंद्र सरकार का बेहतरीन कदम है और वही काला धन रखने वाले 2000 के नोट काले धन के रूप में अपने पास कैद करके रख सकते हैं। शायद अब ये खैर उनकी नहीं होगी। जमाखोरी और भ्रष्टाचार पर अब लगाम लगेगी। जो देश के हित में है वो हमारी सरकार करती है और परिणाम उसके अच्छे आते हैं हमेशा।
सर क्या लगता है जो जमाखोरी और भ्रष्टाचार इस पर लगाम लगेगी इस बड़े कदम से? बहुत कुछ लगी है पहले भी, और चिल्लाने वाले आज भी चिल्ला ही रहे हैं। कई लोगों के नोट सड़ गए, कई लोगों के नोट जमीन दोज हो गए, कई लोगों ने उस समय नदियों में बहा दिए। वो रिकॉर्डेड नहीं थे, कहीं रिकॉर्ड नहीं था उसका, तो कोई ऐसी बात तो हुई नहीं। लोगों ने सराहा। उसके बाद आपने देखा कि लोग कहते थे कि अगले इलेक्शन का नतीजा बड़ा ख़राब जाएगा। जो 2014 में हमारी सीटें आई, उससे काफ़ी बढ़ के हमारी 2019 में आई। और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 2024 में भारी बहुमत से मोदी जी देश के पुनः आरबीआई की ओर से एक बार फिर से 2000 के नोट पर सर्कुलेशन के चलन पर रोक लगा दी गई और उसके लिए बकायदा 23 मई से 23 सितंबर तक लोगों को अपने 2000 के नोट को बदलने का समय दिया गया। आदेशों के बाद ये आदेशों में साफ कर दिया कि एक व्यक्ति एक समय में 20,000 तक बैंक में नोट बदल सकता है। इस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि पहले जिस प्रकार से मोदी जी ने नोटबंदी की थी, उससे लोग आज भी उभर नहीं पाए हैं। कई लोगों ने आत्महत्या तक कर ली और कुछ लोग बेरोजगार की कगार पर आ चुके हैं। लंबी लंबी कतारें देखकर यहां पर कहा जाता है कि नोटबंदी में काला धन वापस आएगा, लेकिन जिस प्रकार बैंकों में नोट बदले गए 95% से ज्यादा लोग वापस आए और इस काला धन दिखाई नहीं दिया गया, लेकिन केवल एक राजनीतिक रूप से ये प्रतिक्रियाएं जरूर दिखाई देती है। बिल्ली खंबा नोचे कहते हैं। कर्नाटका चुनाव का असर पड़ा है, मुझे ऐसा लगता है मोदी जी और उनकी सरकार पे, क्योंकि पिछली बार जो नोटबंदी हुई थी उससे लोगों का कारोबार ख़त्म हुआ और बड़े लोगों को कोई उसका असर नहीं पड़ा। असर पड़ा तो एक आम आदमी को, जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, उनको बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा। और जो गाँव की महिलाएँ, हमारी जो पर्वतीय क्षेत्र की जो महिलाएँ हैं, वो 4 महीने में 5 महीने में एक बार मार्केट आती हैं और उनके पास उनके बच्चे जो पैसा भेजते हैं वो उसको जमा करने की एक टेंडेंसी है, अपने बक्से में रखते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने रोते बिलखते देखे कि उनके नोट ना तो, क्योंकि वो तब पहुँचे नीचे मार्केट में जब तक नोट चेंज करने का टाइम चले गया था, तो महिलाओं को रोते हुए बिलखते हुए देखा। कईयों को अपने बच्चों की शादी में दिक्कतें आई। और इस समय 2000 के नोट को बदलने का औचित्य इसलिए भी समझ में नहीं आ रहा है कि जो आरबीआई ने रिपोर्ट दी है कि फर्जी जो नोट पकड़े गए वो 500 के नोट ज़्यादा पकड़े गए हैं, 2000 के कम पकड़े गए हैं। पिछले बार भी नोटबंदी में 99.5% पैसा वापस जमा हो गया, तो कहीं कोई ऐसा काला धन भी नहीं निकल के आया। तो आखिर ये 2000 के नोट को बंद करके साबित क्या करना चाहते हैं? पिछले बार भी जो नई करेंसी छपी उसमें कई हज़ारों करोड़ रुपया खर्च हुआ। उसके अलावा जब एटीएम्स में चेंजेस लाने पड़े, क्योंकि 2000 का नोट फिक्स करना था, 100 के नए नोट फिक्स करने, तो उसमें परिवर्तन करना, बहुत बड़ी धनराशि राष्ट्र की खर्च हुई, लेकिन रिजल्ट जीरो निकला, बल्कि उससे नुकसान हुआ। कई छोटे जो उद्योग धंधे थे वो बंद हुए। आज क्या साबित करना चाह रहे हैं मोदी, समझ में नहीं आया। पहले कुछ उनके अति प्रिय जो मीडिया कर्मी, उन्होंने कहा इसमें 2000 के नोट में चिप है और चिप से जो है काला धन पकड़ा जाएगा, वो सारी चीज़ें फर्जी निकली। अब आज ये 2000 का नोट की वो चिप कहाँ चलेगी, आज पता नहीं इसकी उपयोगिता कहाँ ख़त्म हो गई और क्यों इसको बंद किया, इसका कारण समझ में अभी तक किसी भी आम आदमी की नहीं आया। फिर से आम आदमी परेशान होगा। इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान लोकसभा सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक को लेकर कहा कि सरकार का 9 साल का समय पूरा हो चुका है और वही देश और दुनिया के लिए एक मिसाल है और ऐतिहासिक समय को जनता के साथ उत्सव के रूप में बनाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है और इसलिए उत्तराखंड के चप्पे चप्पे पर बीजेपी अपना वर्चस्व मजबूत कर रही है। जी के सरकार के 9 वर्ष के जो ऐतिहासिक समय जो पूरे देश और दुनिया में चर्चित रहा है, उस ऐतिहासिक समय को जनता के साथ उत्सव के रूप में कैसे मनाया जा सकता है और इसीलिए पूरी उत्तराखंड के चप्पे चप्पे में ये उत्सव मनाया जाएगा। सघन अभियान होगा जिसमें हमारे मंत्रीगण, जिसमें सारे विधायकगण, जिसमें सभी प्रदेश पदाधिकारीगण, केंद्रीय मंत्रीगण भी आएंगे। मैं समझता हूं और उसमें
वर्चुअल रूप में कई बार प्रधानमंत्री जी भी मार्गदर्शन देंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो आज की कार्य समिति है उसी महाअभियान को कैसे और उत्सव के रूप में आम व्यक्ति से जोड़ा जाए, और जो हमारी गवर्नमेंट ने काम किया है, मोदी जी ने जो 9 वर्ष में इस देश के उत्थान की दिशा में गरीब कल्याण से लेकर तो राष्ट्रीय स्वाभिमान सम्मान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिखर पर पहुंचाने का जो विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है, उसकी जानकारी आम आदमी को कैसे हो, ये महाअभियान का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। हमारा उत्तराखंड राज्य वैसे भी एक मॉडल स्टेट बन रहा है। प्रधानमंत्री जी का हमको बहुत आशीर्वाद है। उन्होंने हमेशा कहा अटल जी ने बनाया और मैं इसको संवारूंगा, और अभी तक 1.5 लाख करोड़ रुपया इस उत्तराखंड को दिया। उत्तराखंड बनने से लेकर और आज 20-22 सालों में जितना कुल राशि पिछले सालों में मिली होगी, अकेले मोदी जी के समय में कई गुना। चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ के कपाट आज सुबह करीब 5:30 बजे आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। आपको बता दें, मंदिर के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और वहीं बाबा के इस धाम में भगवान शिव के दर्शन होते हैं और इस दौरान मंदिर में पहुंचे करीब 500 श्रद्धालु कपाट खुलने के साक्षी बने और अब 6 महीने तक भगवान शिव के मुख के दर्शन श्रद्धालु कर सकेंगे। रुद्रनाथ, आपको बता दें कि रुद्रनाथ मंदिर के गेंदे के फूल से मंदिर को पूरी तरह से सजाया गया और सुबह 10 बजकर आपको बता दें कि पुजारी ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ रुद्र मंदिर का कपाट खोला और वही कपाट खुलने के साथ भोलेनाथ के अभिषेक के बाद बुग्याली फूलों से श्रृंगार किया गया और वही आम श्रद्धालुओं ने दर्शन कर पूजा अर्चना की। मान्यता है कि शिव के मुख के दर्शन भारत में एकमात्र चतुर्थ केदारनाथ रुद्रनाथ वहां पर मौजूद है, जिसमें लाखों श्रद्धालु पहुंचने की संभावनाएं जताई जा रही है। चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ के कपाट आज खुल चुके हैं और मंदिर में 500 से ज्यादा श्रद्धालु वहां पर पहुंचे और भगवान के दर्शन किए। उत्तराखंड की लश्कर विधानसभा से बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने राज्य सरकार के द्वारा चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान की निंदा की और उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि अतिक्रमण के नाम पर एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। मोहम्मद शहजाद ने कहा कि राज्य सरकार न्यायालय के आदेश की आड़ में आजादी से पहले स्थापित धार्मिक स्थानों को तोड़ रही है, जबकि अन्य धर्मों के धार्मिक स्थलों पर सरकार अतिक्रमण नहीं मान रही है। आगे उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि बीजेपी सरकार ने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया, लेकिन विधानसभा चुनाव आते ही बीजेपी सरकार हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर उतर आती है और वही सरकार के इस कार्य की निंदा के अलावा और कुछ भी नहीं किया जा सकता है। देखिए, जो ये कार्रवाई कर रहे हैं इसमें बहाना कोर्ट का ले रहे हैं, लेकिन कोर्ट तो वो देखेगा जो पेपर ये जमा करें। अतिक्रमण के नाम पर एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है। अगर अतिक्रमण हटाने की बात है तो बहुत सी जगह है जहाँ अतिक्रमण दूसरे समुदाय के भी हैं, उन्हें क्यों नहीं छेड़ा जा रहा है? उन्हें तो कोई हटाने की बात नहीं हो रही है। और जो मजार 200 साल 300 साल 500 साल के बने हुए हैं, उन्हें अतिक्रमण कैसे मान सकते हैं? जो अंग्रेजी राज से भी पहले हैं उन आप अतिक्रमण आज कह रहे हैं, वो ये औचित्यहीन बात है। इसका मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं, मैं इसकी निंदा करता हूँ। तो अब अगला चुनावी साल है, चुनावी साल है, जो सत्ता में लोग हैं उन पे इसके सिवा क्या है? कोई नौकरी किसी को दे नहीं रहे, विकास कहीं कोई बात नहीं हो रही है, कोई सामाजिक उत्थान की बात नहीं है, सिवाय हिंदू मुसलमान के और क्या है? इनके पास कुछ बच नहीं रहा। भाई ये कर रहे हैं, उनके हाथ में आज पावर है, तो हम तो निंदा ही कर सकते हैं। और हम इससे
तो आपको बता दें कि बसपा विधायक ने राज्य सरकार पर हमला बोल दिया और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जो है राज्य सरकार के द्वारा की जा रही थी और इस पर बसपा विधायक के द्वारा आरोप लगाया गया कि हिंदू मुसलमान की राजनीति जो है राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। बीजेपी हमेशा आगामी चुनावों को देखते हुए धार्मिक राजनीति करती हुई नजर आती है। तो आपको बता दें उत्तराखंड में अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर अब राज्य सरकार सतर्क दिखाई दे रही है और उसी पर विपक्ष हमलावर होती हुई दिखाई दे रही है। तो वही बसपा विधायक के द्वारा बीजेपी सरकार और राज्य सरकार पर हमला बोला गया और उनके द्वारा कहा कि धार्मिक राजनीति जो है बीजेपी करती है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की प्रचंड जीत को लेकर कहा कि कांग्रेस की जनता का उनके द्वारा आभार जताया गया और कहा कि कांग्रेस इस जीत को लेकर कांग्रेस संगठन के लिए संजीवनी बूटी है। और वहीं उत्तराखंड राज्य की बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तराखंड के द्वारा हल्द्वानी के कुमाऊं का प्रवेश द्वार है जिसकी लगातार उपेक्षा की जा रही है। हल्द्वानी शहर में सड़क, पानी, बिजली और मुख्य समस्याएं बनी हुई है। लगातार बिजली कटौती, आम जनता इससे परेशान हो रही है। साथ ही पेयजल की समस्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। चुनाव तो संजीवनी बूटी तो देखिए हिमाचल के चुनाव से मिली थी, कर्नाटका के चुनाव से नया उत्साह मिला है और पूरे देश में एक परिवर्तन की बयार चल रही है। दक्षिण भारत जो है वो भाजपा मुक्त हो चुका है। तो इसके लिए मैं दक्षिण भारत के लोगों को विशेष बधाई देता हूं कि उन्होंने समझ लिया कि धार्मिक उन्माद नहीं, स्थानीय मुद्दे जो हैं वही चुनाव में हम लोग उन पे विचार करेंगे और उन विचारों के साथ हम वोट डालने जाएंगे। तो यही जो परिवर्तन की बयार है पूरे देश में बह रही है और इसके लिए बधाई मैं देता हूं विशेषतः कर्नाटका की जनता को। जहां तक यहाँ की बात है, यहाँ पे जो बिजली, अघोषित बिजली की कटौती लगातार हो रही है, जिस तरीके से पेयजल का संकट विकराल होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बड़ा चिंतनीय विषय है और इस पे कोई कार्य योजना सरकार के द्वारा नहीं बनाई जा रही है। हल्द्वानी आर्थिक राजधानी है पूरे कुमाऊं की और जिस प्रकार से मूलभूत सुविधाएं, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे पेयजल की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे सड़कों की ध्वस्त हो रही हैं, उससे लग रहा है कि हल्द्वानी को द्वितीय श्रेणी में विकास किए डालना चाहते हैं। मेरे ख्याल से तो आम जनता को जानकारी भी नहीं है, तो सारे जो होर्डिंग लगाते हैं वही लगाते हैं, युवा प्रदेश युवा नेतृत्व, सबका साथ और किसका विकास। ऐप की डिटेल हर मोहल्ले में होर्डिंग में लगा के पोस्टरों में, अखबारों में देंगे तो पता लग जाएगा। हल्द्वानी से तो इतनी इनके पास फोटो आएंगी, इनकी ऐप का सर्वर ही ब्लॉक हो जाएगा, इतने सारे गड्ढे हैं हल्द्वानी में। वहीं आपके द्वारा कहा गया है कि उनकी तरफ से विधायकों से मुलाकात नहीं की जाती है और किस तरह से। नहीं, मैं अपने व्यक्तिगत तौर के लिए कह रहा हूँ, अवश्य अपने व्यक्तिगत तौर। राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह रंधावा ने सचिन पायलट के भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए गए आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन तो चलना चाहिए। हालांकि उन्होंने सचिन पायलट के आंदोलन की टाइमिंग को गलत बताया। उनके द्वारा कहा गया कि अशोक गहलोत सरकार संजीवनी घोटाले मामले में प्रभावी कार्रवाई कर रही है, जबकि वसुंधरा सरकार के समय में हुए घोटालों और भ्रष्टाचार मामलों की भी जांच होगी। देखिए, करप्शन के अगेंस्ट कोई चलता है तो वो मैं नहीं समझता कि हाँ, उनकी टाइमिंग गलत थी। उनको जब पार्लियामेंट की वहाँ कर्नाटका में इलेक्शन जिस दिन वोटिंग थी एक दिन पहले वो करना वो गलत था। और ऐसी बातें जो हैं कि वो पार्टी के अंदर प्लेटफॉर्म में जो हमारे मीटिंग चलती है वहाँ आकर बोलना चाहिए और खुलकर बोलना चाहिए। अगर हम रोकेंगे तो फिर कहे कोई के पार्टी के प्लेटफॉर्म पर हमें रोका गया है। उत्तराखंड के हरिद्वार में नवनियुक्त जिलाधिकारी धीराज गब्रियाल ने अपना कार्यभार संभाला और वही जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। धीराज गब्रियाल ने ट्रेजरी में बतौर जिलाधिकारी कार्यभार संभाला गया और वही जिलाधिकारी के द्वारा जिले के सभी अधिकारियों और कलेक्ट्रेट कर्मचारियों ने नए जिलाधिकारी का स्वागत किया। तो आपको बता दें, मीडिया से बातचीत करते हुए जिलाधिकारी ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई और उनके द्वारा कहा गया कि हरिद्वार में करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और वही प्रयास भी रहेगा कि धर्म नगरी का स्वरूप बनाया रहे। और वही उनके द्वारा कहा गया है कि जिले में सभी विभागीय अधिकारियों के सहयोग से जिले भर में चल रही विकास की योजनाओं को पूरा करने के लिए लगातार कार्य किया जाए।
2 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है हमारा हर की पौड़ी का। मेरा एक फोकस रहेगा इसमें कि वैसे भी भव्यता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक पारंपरिक शैली में पूरे हर की पौड़ी एरिया को हम बढ़िया सा विकसित करें और एक भव्य रूप दें। तो यही कल हमने ज्वाइनिंग करने से पहले गंगा सभा के जितने भी पदाधिकारी थे उन लोगों से मेरी मीटिंग भी हुई, एक औपचारिक मुलाकात थी। तो अब देखिए आने वाले समय में डिस्ट्रिक्ट में जो भी विकास के कार्य हैं सबके साथ मिलके जनता की समस्याओं को सुन के और हमारे अधिकारियों से सभी से एक फिलहाल तो अनुरोध रहेगा कि कोई काम रुकने नहीं चाहिए किसी भी पटल में, और विकास को जो गति हम लोगों ने देनी है, शासन की एक दृढ़ इच्छा शक्ति है कि भ्रष्टाचार। लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत 24 मई को होने वाली G20 के कार्यक्रम को लेकर पुलिस ने व्यवस्था चाक चौबंद कर ली है। तो वहीं सुरक्षा की दृष्टि से पूरे क्षेत्र में 5 जोन और 12 सेक्टर में विभाजित कर दिया गया। जोन और सेक्टर की जिम्मेदारी 5 एसपी और 8 सीओ को सौंपी गई। तो वहीं एसएसपी श्वेता चौबे ने G20 के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था जांचने के लिए लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र में पहुंची और वहां पर कार्यक्रम स्थल का गहनता से निरीक्षण किया। अधीनस्थ अधिकारियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर फीडबैक भी उनके द्वारा लिया गया। एसएसपी श्वेता चौबे ने बताया कि सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कोई चूक न हो, इसके लिए 23 मई को कार्यक्रम स्थल के पास सुरक्षा पुलिस व्यवस्था की रिहर्सल की जाएगी। पर्यटन नगरी मसूरी के 200 साल पूरे होने पर नगर पालिका परिषद मसूरी के टाउन हॉल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही मसूरी शहर का अपना योगदान देने वाले कई लोगों को सम्मानित किया गया। और वही कार्यक्रम का शुभारंभ पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और अमित कुमार भट्ट ने महानिदेशक इंडियन स्पेस नई दिल्ली और मसूरी को बसाने वाले कैप्टन यंग के परिजनों ने दीप प्रज्वलित कर किया। और वही इस अवसर पर कैप्टन यंग के पोती रिचिल मागवान ने वहां पर मौजूद मसूरी के इतिहास पर प्रकाश डाला और उनके द्वारा कहा गया कि संचालित की गई चित्रों को प्रदर्शित किया गया। और वही मसूरी के गौरवशाली इतिहास पर उनके द्वारा विस्तार से चर्चा की गई। और इस अवसर पर मसूरी शहर को अपना विशेष योगदान देने वाले कई लोगों को सम्मानित किया गया। देखिए, सबसे पहले तो मैं मसूरी और जो मसूरी नगर पालिका है उनके अध्यक्ष को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत उनको बधाई शुभकामना देता हूं कि उन्होंने 200 वर्ष पूरे होने पर मसूरी का जो इतिहास है और मसूरी के इतिहास के साथ साथ जिन्होंने मसूरी यहाँ बसाई है उन लोगों को भी यहाँ निमंत्रण दिया है। निश्चित रूप से मसूरी जिस समय बसी थी और आज की मसूरी में जो है उस समय गिने चुने गिनती के लोग यहाँ हुआ करते थे, लेकिन आज जो मसूरी है, मसूरी हमारे पूरे भारतवर्ष में जो है मसूरी लोग घूमना चाहते हैं, मसूरी देखना चाहते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि उत्तराखंड देवभूमि देहरादून में जो है हमारी मसूरी बसी है। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं जिन्होंने ये मसूरी बसाई है। और जो आयोजक हैं हमारे नगर पालिका के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है, मैं अनुज गुप्ता जी को, सभी अधिकारियों को, सभी पार्षदगणों को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं कि आपने 200 वर्ष का जो इतिहास है वो गौरवशाली हमारे पे मौका है कि मसूरी एक ऐतिहासिक शहर है और इतिहास के कई किस्से से जुड़े हैं और आज लगभग 200 साल पूरे मसूरी को हो चुके हैं। और इस अवसर पर सभी मसूरी वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और एक यही संदेश मैं देना चाहूँगा कि आप मसूरी की जो आबो हवा है, मसूरी की सुंदरता है, मसूरी का साफ़ सफाई है, उसे बनाए रखें। और जो मसूरी का इतिहास है, हमने एक डॉक्यूमेंट्री के रूप में उसको एक संरक्षण करने का कार्य किया है, एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, कुछ देर में आपको ये दिखाएंगे। और इस डॉक्यूमेंट्री में कैसा मसूरी कैप्टन यंग से लेके और प्रेजेंट तक की पूरी इसकी हिस्ट्री उस डॉक्यूमेंट्री में है। और हमने एक इतिहास को संरक्षण करने का कार्य किया और जो भी इंस्टीट्यूशंस मसूरी में रहे हैं, जिनका योगदान शहर में रहा है, उन सब इंस्टीट्यूशंस को भी हम यहाँ पे सम्मानित करने का कार्य कर रहे हैं, जिनका मसूरी में बहुत बहुत जिन लोगों का यहाँ पे योगदान रहा मसूरी के।
तो फिलहाल अपने उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।